और अरुणाचल में भारतीय सीमा के अंदर चीन के गांव बसाने की खबर पर राहुल गांधी और बीजेपी में तकरार तेज हो गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया और साथ ही राहुल गांधी से कई सख्त सवाल पूछे। लेकिन कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने जेपी नड्डा पर पलटवार किया। इससे पहले जेपी नड्डा ने ट्वीट करके पूछा था कि क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट के खिलाफ कदम उठाने का वादा नहीं किया गया था। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर है क्या कि मैं इनको जवाब देता रहूं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर है, टीचर है क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूँ, किसान का जवाब देता हूँ। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में ये नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में ये नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब 100 लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। कोई भी हमारा किसान कोई भी ऐसा कानून नहीं है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कांग्रेस और राहुल को घेरा। नड्डा ने ट्वीट किया कि कांग्रेस भारत के किसानों को भड़काना और गुमराह करना कब बंद करेगी। यूपीए ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को सालों तक क्यों रोक दिया और क्यों एमएसपी नहीं बढ़ाया। कांग्रेस सरकारों के तहत दशकों तक किसान गरीब क्यों बने रहे। क्या वो किसानों के प्रति सहानुभूति केवल विरोध में महसूस करते हैं। लेकिन इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी। जब किसानों की कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां मुझे तो नहीं दिखे। राहुल गांधी ने साफ कहा कि कांग्रेस कृषि कानूनों की वापसी तक संघर्ष करती रहेगी। किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा हो गया, प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ हिंदुस्तान के किसान को क्या हो रहा है क्या नहीं। तो दैट इज द रियलिटी। सोल्यूशन एक ही आएगा, ये तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है। रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में राहुल गांधी ने एक खेती का खून नाम से बुकलेट भी जारी की और दावा किया कि मौजूदा कृषि कानूनों से किसानों की हालत आजादी के पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन इसके ठीक बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार किया। कहा कांग्रेस को खून पसंद है। खून से बहुत ही प्यार है, शब्द से खून की दलाली, बहुत सारी बार ऐसे शब्दों का उपयोग किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, खेती का खून आप कह रहे हो, लेकिन आपने खून का खेल खेला। विभाजन के समय लाखों लोग मरे, क्या वो खून नहीं था? 84 में 3000 सिखों को दिल्ली में जिंदा जलाया गया, क्या वो खून का खेल नहीं था? भागलपुर में हजारों लोग मारे गए, क्या वो खून का खेल नहीं था? लाखों किसानों ने आत्महत्या की, क्या उनके शरीर में खून नहीं था? प्रश्नों का उत्तर नहीं आता तो कबूल करो असफलता। लेकिन उन्होंने खेती पर सवाल पूछे, उन्होंने चाइना पर सवाल पूछे, एक का भी जवाब देने के बजाय अपनी चिरपरिचित असभ्यता का परिचय देते हुए राहुल गांधी ने कहा नड्डा कौन होते हैं मुझे पूछने वाले। अरे नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष है। किसान आंदोलन को हल करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सदस्यों ने पहली मीटिंग की। इसमें किसानों से बातचीत के लिए 21 जनवरी की तारीख तय की गई। कमेटी में शामिल सदस्यों ने बताया कि जो किसान खुद आकर कमेटी से मिलना चाहते हैं उनसे आमने सामने मीटिंग की जाएगी। जो नहीं आ सकते उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। कमेटी के मुताबिक अगर सरकार भी हमारे साथ बात करना चाहती है तो सरकार का भी स्वागत है।
लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आंदोलनकारी किसानों को बैठक के लिए तैयार करने की, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसकी मीटिंग में वो नहीं जाएंगे। है वार्ता में जाने को? नहीं, जो भारत सरकार के साथ में मीटिंग होगी उसमें जाएंगे हम जी। हाँ। और कौन सी मीटिंग में आप नहीं जाने को कह रहे हैं? जो 4 मेंबरी एक मीटिंग जो करी थी सुप्रीम कोर्ट वाली, उसमें नहीं हम जा रहे हैं। उसकी थोड़ा वजह जानना चाहिए। हमें जाना ही नहीं उसमें, हो जाएगा क्या बताओ। जिस गांव नहीं जाना उसके किलोमीटर थोड़ा गिनने, हमें जाना ही नहीं उसमें। एक बहुत अहम आखिरी बस ये कि हल निकले कैसे? हम क्या हल निकाल रहे, इसका पूरा ही समाधान कर देंगे, हल नहीं निकाल रहे। और इस बीच 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ किसान नेताओं ने मीटिंग की और साफ कहा कि वो तय शेड्यूल के मुताबिक ही दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि दिल्ली में किसानों को एंट्री दी जाए या नहीं, ये पुलिस तय करे, क्योंकि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला है। उनको बताया हमने कि हमारा जो प्रोटेस्ट मार्च है, ये प्रोटेस्ट मार्च हमारा होगा रिंग रोड के ऊपर। ये 26 को होगा, पीसफुल होगा। कोई हमारा ऐसा नहीं, कोई भी हम के शांति भंग करने वाला कोई हमारा एटीट्यूड नहीं है, कोई हमारा नहीं है। नहीं, अभी सोचेंगे। नेक्स्ट डे अगले आने वाले 1-2 दिन में दोबारा बैठक होगी और उस बैठक में फिर वो क्या कहते हैं, हम कहेंगे अपनी बात को। कहा है हमने कि ये हमारा बड़ा पक्का फर्म डिसीजन है कि हमको 26 को रिंग रोड के ऊपर ही अपना परेड ट्रैक्टर्स का करना है। बड़ी गिनती में ट्रैक्टर जो आ रहे हैं इलाकों में, और इससे जो हमारा फैसला है, ये भी हमने कहा कि हमने आज तक जो फैसले किए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया है, ऑलवेज पीसफुल रहते हुए किए हैं। और इस बीच किसान आंदोलन को फिल्म इंडस्ट्री से भी काफी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि किसानों को समर्थन देने के लिए फिल्म अभिनेत्री गुल पनाग और एक्टर सुशांत सिंह गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 55 दिन से धरने पर बैठे किसानों से उनका हाल जाना और सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। दोनों ने कहा कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। साथ ही दोनों ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इस समस्या का हल निकलेगा। ये कहते हैं कि आप सीखो सब। सरकार के मूड के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, सरकार के कर्तव्य के बारे में मैं जरूर कह सकती हूँ। सरकार एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका दायित्व है कि वो इस मसले का हल जल्द से जल्द निकालें। और ना तो इस मसले का हल आप दे सकते हैं ENI होने के तौर पर, ना ही मैं दे सकती हूँ। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगी कि ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका कर्तव्य है और ये तो मसले का हल उन्हें ही निकालना चाहिए और कोई नहीं निकाल सकता। आना बड़ा जरूरी था। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक कोई बात थी और वो सरकार से बात हुई फिर वापस चले गए। बात पे बात हो रही है और यहाँ इतने टाइम से बैठे। आप कैसे देखते हैं इस पूरे आंदोलन? सर, मैं तो प्रेरणा लेता हूँ। मेरे लिए तो एक प्रेरणा है कि जब बात आपकी अना पे आ जाए, आपकी जमीन पे आ जाए, आपके उसूलों पे आ जाए, तो फिर आपको संघर्ष जो है वो उसकी समय सीमा नहीं होती। वही मैं सीख रहा हूँ इनसे कि जैसे किसान जो है जिद करके अपनी बंजर से बंजर मिट्टी से भी फसल उगा लेता है, तो जब बात उनकी जमीन की आई है, उनकी MSP की आई है, तो बैठे हुए हैं जी वो भी। हरियाणा के फतेहाबाद में वेब सीरीज तांडव का विरोध किया गया। हरियाणा में फतेहाबाद जिले के टोहाना में वेब सीरीज तांडव के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया और कलाकारों का पुतला फूंका। अभिनेत्री गुल पनाग उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के बीच पहुंची। यहां उन्होंने किसानों के मुद्दे का समर्थन किया। मैं बस ये अनुरोध कर सकती हूँ भारत सरकार से कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकालें। राजस्थान में नागौर जिले के कठौती डीडवाना में 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। यह हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय माध्यमिक स्कूलों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के पद पर चयनित 436 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। इन सभी को मनपसंद स्कूल की चॉइस और मेरिट के आधार पर स्कूल आवंटित किया गया है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के रतनपुर में एक परिवार की बहुओं ने अपनी सास का मंदिर बनवाया है। यहाँ ये बहुएं रोज एक देवी की तरह उनकी पूजा करती हैं, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है।
ब्रिस्बेन में गाबा क्रिकेट मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की 32 साल पुरानी बादशाहत खत्म करते हुए भारत ने चौथा और आखिरी टेस्ट मैच जीत लिया और इसके साथ ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी भारत ने अपने नाम कर ली। हाथ में तिरंगा, आंखों में जोश, चेहरे पर खुशी, यही अब टीम इंडिया की पहचान है, यही अब हिंदुस्तान की शान है। Only thing I keep on thinking every day that I want to win matches for India and I am happy that I did it today. कंगारुओं ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो जाएगा। एडिलेड में मिली हार के बाद हाहाकार भी मचा, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। ब्रिस्बेन में कुछ ऐसा ही नजारा था। भारत ने कंगारुओं को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली और 2-1 से ये सीरीज जीत ली। गाबा के मैदान पर यह अब तक किसी भी टीम का सबसे बड़ा रन चेज भी है, यानी जो कोई नहीं कर पाया वो टीम इंडिया ने कर दिखाया। काम किया है तो नाम भी होगा ही, इनाम भी मिलेगा और तारीफों के कसीदे भी पढ़े जाएंगे। परफॉर्मेंस दिया है लड़कों ने, जहां की मुझे बोलने का कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लड़कों और क्रिकेट स्टेटमेंट दिया है, सबसे बड़ा स्टेटमेंट। ये जीत मामूली नहीं है। जब टीम इंजरी से परेशान हो, जब टीम में युवा खिलाड़ियों की भरमार हो, तब जीत की उम्मीद कम होती है, लेकिन रहाणे की कप्तानी में टीम इंडिया ने दिखाया है कि क्यों वो दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। इसका इनाम भारतीय टीम को टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 बनकर मिला। अब भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर बैठी है और पहले नंबर वाली ऑस्ट्रेलिया अब तीसरे नंबर पर खिसक गई है। यही नहीं, रैंकिंग में भी भारतीय टीम को फायदा हुआ है और अब वो दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। कंगारुओं को हराना आसान नहीं था, लेकिन जल्दी हार मान जाए ये वो टीम इंडिया कहा। अब तो ये घर में घुसकर मारना सीख गई है। घर के बाहर पहला टेस्ट मैच हारने के बाद भारत की ये दूसरी टेस्ट सीरीज जीत है। इससे पहले साल 2015 में श्रीलंका को भारत ने उनके घर में हराया था। शायद इसीलिए खुश होकर बीसीसीआई ने भी टीम इंडिया को 5 करोड़ का बोनस देने का ऐलान कर दिया है। इस जीत के मायने या तो टीम इंडिया जानती है या वो कंगारू जो हार के बाद मुंह लटकाए मासूम खड़े हैं। अब तो जश्न होगा, क्योंकि टीम इंडिया इसकी हकदार है। भारत ने दिखा दिया है कि कंगारुओं को हराया जा सकता है। एक बार नहीं, बल्कि बार-बार लगातार ये काम हो सकता है। गाबा में टीम इंडिया की जीत के हीरो बने शुभमन गिल और ऋषभ पंत। पंत को मैन ऑफ द मैच चुना गया और इस जीत के बाद बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए 5 करोड़ रुपए के बोनस का ऐलान किया। उम्मीद थी जिसे इन्होंने पूरा कर दिखाया। दिन की शुरुआत गिल के शानदार अर्धशतक के साथ हुई, जिन्होंने टीम इंडिया के लिए जीत की नींव रखी और आखिर में पंत ने धमाका कर भारतीय टीम को जीत की लाइन पार करा दी। Rishabh Pant has done it. The Indian players will be on the field. What a result this is. Who would have thought this? यही तो टीम इंडिया को चाहिए था, यही तो भारतीय टीम की ख्वाहिश थी। A win for India. टेस्ट मैच के आखिरी दिन गिल ने शानदार 91 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए। तो वही पंत ने नाबाद 89 रन बनाए, जिसमें 9 चौके लगे और 1 छक्का लगाया गया। Oh, he's missed it. That's gone for a 6. And maybe he's taken a catch. कोई भी कंगारू गेंदबाज इन दोनों के सामने टिक नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि इन दोनों ने सीरीज में पहली बार इस तरह का खेल दिखाया, बल्कि हर बार मौका मिलते ही दोनों ने खूब वाहवाही बटोरी। गिल टेस्ट सीरीज में अपना डेब्यू कर ही रहे थे और पहली ही सीरीज में उन्होंने 6 पारियों में 5 बार 30 का आंकड़ा पार किया और 2 बार अर्धशतक लगाए। तो वहीं पंत ने पहले सिडनी में मैच बचाने के लिए 97 रन बनाए और अब जीत में 89 रनों की बेहतरीन पारी खेली। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऐतिहासिक जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी और ट्वीट कर कहा, हम सब ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की जीत से बेहद उत्साहित हैं। टीम के खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश और उत्साह पूरे मैच के दौरान दिखा। उनका दृढ़ इरादा, उल्लेखनीय धैर्य और दृढ़ संकल्प भी देखने लायक था। टीम को बधाई, आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। केंद्र सरकार ने कहा था कि कमजोर इम्यूनिटी वाले या इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा ले रहे मरीज भी कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन लगातार सामने आ रहे एडवर्स रिएक्शन यानी कि प्रतिकूल प्रभाव की वजह से भारत बायोटेक ने एक फैक्ट शीट जारी की है और कहा है कि कमजोर इम्यूनिटी और इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा ले रहे मरीज कोवैक्सीन न लगाएं। अगर ऐसे लोग कोवैक्सीन लगवाते हैं तो उन्हें गंभीर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। इसके साथ ही जिन्हें बुखार है वो भी कोवैक्सीन न लगवाएं। इतना ही नहीं, अगर कोई कोवैक्सीन नहीं लगवाना चाहता तो वो
कोवैक्सीन की साइट पर जाकर मना कर सकता है। साथ ही कोवैक्सीन लगवाने वाले सभी लोगों की दूसरा डोज देने के बाद 3 महीने तक निगरानी की जाएगी और इस दौरान अगर कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट सामने आता है तो भारत बायोटेक की ओर से उसका इलाज किया जाएगा, साथ ही मुआवजा भी दिया जाएगा। हालांकि मुआवजे की राशि ICMR की सेंट्रल एथिकल कमेटी तय करेगी। और इस बीच लोगों के अंदर कोवैक्सीन को लेकर हिचक साफ देखी गई, क्योंकि वैक्सीन लगाने का लक्ष्य 20 से 30% पीछे चल रहा है। हालांकि सरकार ने शंका दूर करने की कोशिश की और सफाई दी है कि दोनों वैक्सीन सेफ हैं, लेकिन कौन सी वैक्सीन किसे लगेगी ये राज्य सरकार तय करेगी। वैक्सीन लगेगा ये निर्णय भारत सरकार का नहीं है, ये राज्य सरकार का है। और केवल दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली से बाहर प्रत्येक राज्य में कौन सा वैक्सीन किस वैक्सीनेशन साइट पर जाएगा ये राज्य सरकारों ने और संघ शासित क्षेत्रों ने निर्णय लिया है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि इस प्रकार का जो माइक्रो मैनेजमेंट है ये राज्य सरकारें बेहतर कर सकती हैं। मिर्जापुर में एक बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने के लिए 15 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सरकारी फाइलों में, सरकारी कागजों में मृत करार दिया गया है। नतीजा यह है कि बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। 56 साल की भोला सिंह डीएम कार्यालय के सामने हाथों में खुद के जिंदा होने का बैनर लेकर बैठे हैं। भोला सिंह का कहना है कि राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने उन्हें मृतक करार देकर उनके हिस्से की जमीन भाई राजनारायण के नाम कर दी। इस मामले में प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब खबर मीडिया में आई है तो प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अब हम के मुँह आए थे यहाँ तो कम एकदम से मुँह आए थे क्या करें बा। और हमारे बाप के मरने के बाद 2 जने के नाव चढ़ गया भाई, दोनों भाई के। लेकिन एक बाद हम के मुँह आई क्या उनके नाव कई धन जमा नेपाल करने को। हाँ क्या है मतलब मर गया है। तब हम जिंदा है। गाय से बहुत कहा लेकिन कोई सुनते नहीं है, सुनाई नहीं हो रही। 15 साल से हम दौड़ आए सब कुछ। कल शाम को ये प्रकरण संज्ञान में आया है। इसके संबंध में भी फिलहाल हम लोग जांच करा रहे हैं। जो उनकी विशेष रूप से बात थी वो ग्राम अमई की ज़मीन को लेकर के थी। हम लोगों ने गांव में आज टीम को भेजा था तो वहाँ पे उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर ये पता चला कि वो लालगंज के रामपुर गांव के रहने वाले हैं, वहाँ भी हम लोगों ने टीम भेजी है। अभी उनसे मुलाकात हुई नहीं है। मुलाकात करके उनके पूरे प्रकरण को जानेंगे कि क्या है उनकी समस्या। वैसे हम लोगों ने जो अपने स्तर पे जांच कराई है उसमें ये पता चला है कि इनके ज़मीन के संबंध में पहले एक वरासत हुई थी, लेकिन बाद में फिर तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया था और उसमें निर्णय हुआ। निर्णय होने के उपरांत माननीय राजस्व परिषद में फिर निगरानी योजित हुई। वहाँ से निर्णय हो करके फिर से तहसीलदार न्यायालय में मामला विचाराधीन है और जांच कराने के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी या न्यायालय से जो भी यथोचित विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम लोग संपादित करेंगे। भारत सरकार ने व्हाट्सएप को एक तरफा शर्तों को थोपने के खिलाफ चेतावनी दी है। भारत सरकार ने व्हाट्सएप से अपनी गोपनीयता शर्तों में किए गए बदलावों को वापस लेने के लिए कहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के सीईओ विल कैथार्ड को कड़े शब्दों में लिखे पत्र में कहा कि कोई भी एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान विवादित बयान देने से कानूनी शिकंजे में फंसे आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई पर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। झारखंड में कोरोना की वैक्सीन लगवाओ नहीं तो सैलरी नहीं मिलेगी वाले सरकारी फरमान पर बवाल खड़ा हो गया है। विवाद खड़ा होने के बाद सरकारी आदेश को वापस ले लिया गया। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने पुडुचेरी में सीएम नारायणसामी और समाज कल्याण मंत्री कंडासामी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के जानकीपुरम में बाइक पर सवार कुछ लोग हथगोले फेंकते नजर आए। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। केरल के मलप्पुरम में 44 लोगों पर 17 साल की एक लड़की से गैंगरेप करने का आरोप लगा है। इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।